नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। कि राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सामान्यतः अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम राजस्थान के जितनी भी रिवर्स नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, साथ ही उनसे संबंधित जो झीलें हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। यानी कि अपवाह तंत्र में हम नदियों और झीलों को कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं। लेकिन जहां सिलेबस में नदियां और झीलें अलग अलग लिखी हुई होती है, उस समय भी हमारे माइंड में यही चलना चाहिए कि हमें राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में नदियां भी आती है, झीलें भी आती है। अब आप कहेंगे सर नदियां और झीलें दोनों कैसे आती हैं? तो देखिए, राजस्थान में जो कई ऐसी झीलें हैं, चाहे वह प्राकृतिक हैं चाहे वह कृत्रिम हैं, उनमें या उनका निर्माण नदियों के पानी को रोककर किया गया है, और इसीलिए हमें नदियों के आधार पर भी झीलों को पूछा जाता है। और उसमें भी यदि बात करें तो सांबर झील, जिसे हम आंतरिक प्रवाह तंत्र का यानी कि इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स मानते हैं। तो ये जो सांबर झील आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र क्या होता है, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें राजस्थान के अपवाह तंत्र में अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है और उनमें कौन कौन सी नदियां हैं, यह हमें क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद उनमें जो नदियां हैं, उनमें वो प्रमुख नदियां जो है वह हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक आता है अपवाह क्षेत्र जिसे हम प्रवाह क्षेत्र कहते हैं, और एक आता है अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो पहले अपवाह क्षेत्र को समझना है कि यदि कोई भी नदी या कोई भी एक निश्चित वाहिका जो कि जल को बहाकर ले जाती है, तो किसी नदी या किसी निश्चित वाहिका के द्वारा अपने साथ जल को बहाकर ले जाना, जल को प्रवाहित करना अपवाह क्षेत्र या अपवाह प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाना, या कहें जल को प्रवाहित करना, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र
अब ध्यान रखना, यदि कोई भी नदी है, जैसे उदाहरण के लिए हम लूनी नदी की बात करें, तो लूनी नदी जो है वह अजमेर से निकलती है, अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, सांचौर होते हुए कच्छ के रन में जाके गिरती। इसका मतलब जहां जहां से लूनी नदी प्रवाहित होती है, जहां जहां से लूनी नदी अपने साथ जल के को प्रवाहित करती है, जल को बहाकर ले जाती है, तो उसे हम लूनी नदी का क्या कहते हैं, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार देखिए गग्गर नदी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलकर यहां राजस्थान में हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो हनुमानगढ़, उसके बाद वह गंगानगर, वर्तमान में वह अनूपगढ़ होते हुए कहां जाती है, पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, जहां जहां वहां नदी बहती है वह क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र। अब वह कोई नदी हो सकती है या एक निश्चित वाहिका हो सकती है, तो उसे तो हम क्या कहेंगे, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र, जिसका संबंध केवल एक ही नदी से होता है। लेकिन आता है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अब इसको भी समझना, अपवाह तंत्र क्या होता है कि यदि कोई नदी और उसकी सहायक नदियां किसी क्षेत्र से जल को बहाकर या प्रवाहित करके ले जाती है, तो वह पूरा एक सिस्टम जो है वह क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। यानी कि किसी क्षेत्र से मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों उपसहायक नदियों द्वारा जल को बहाकर ले जाना या जल को प्रवाहित करना, अपवाह तंत्र कहलाता है। तो अब दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अपवाह क्षेत्र में केवल एक ही नदी आती है जो नदी मुख्य होती है, लेकिन अपवाह तंत्र में हम बात करें तो मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां, उप सहायक नदियां, जो भी नदियां उसके नदी तंत्र में आती है, वह सभी नदी तंत्र या नदियां जिस क्षेत्र से जल को प्रवाहित करती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर होगी, एक अपवाह क्षेत्र होता है और एक अपवाह तंत्र होता है। तो सामान्यतः हमें ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। अपवाह क्षेत्र पर्टिकुलर किसी एक मुख्य नदी के संदर्भ में पूछा जाता है, जबकि अपवाह तंत्र में उस तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उनको संयुक्त रूप से पूछा जाता है। क्लियर हो गया। और अपवाह तंत्र में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वह मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी है या नहीं है, कौन सी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, कौन सी माही की सहायक नदी है, कौन सी बनास या चंबल की सहायक नदियां हैं। एक तो सहायक नदियों के प्रश्न सदैव हमें अपवाह तंत्र को लेकर पूछे जाते हैं। एक तो क्लियर। जब भी आपसे अपवाह क्षेत्र को लेकर पूछा जाएगा तो उस अपवाह क्षेत्र को यदि कोई विशेष नाम दे रखा है, जैसे नाली,
गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। तो इस तरह से जो है चंबल का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे हम डांग प्रदेश बिहार के रूप में भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अपवाह क्षेत्र में हमें पर्टिकुलर किसी एक नदी के बारे में पूछा जाएगा, जबकि अपवाह तंत्र में हमें उससे संबंधित सभी नदियों को संयुक्त रूप से पूछा जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि राजस्थान में अपवाह तंत्र का निर्धारण कौन करता है, कि किस तरह से हम कहेंगे कि राजस्थान में अपवाह तंत्र। तो अब ये ध्यान रखना कि राजस्थान में अपवाह तंत्र का निर्धारण अरावली, पर्वतीय प्रदेश द्वारा अरावली पर्वतमाला द्वारा किया जाता है। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में अपवाह तंत्र का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो अरावली पर्वतमाला के द्वारा होता है। और इसीलिए हम अरावली को महान जल विभाजक रेखा के रूप में भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है कि यहां न केवल राजस्थान, भारत में भी अपवाह तंत्र का निर्धारण करती है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में अपवाह तंत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो अरावली के द्वारा किया जाता है। अब आप कहेंगे अरावली के द्वारा कैसे होता है, तो समझना, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां अरब सागर में घिरती हैं और अरावली से या अरावली के पर्वतमाला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती। यानी कि राजस्थान में जो भी नदियां अरावली के पश्चिम से निकलती है या पश्चिम में जो बहती है, वह सभी अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है। और वे नदियां जो अरावली के पूरब में प्रवाहित होती है, वह सब बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इसका मतलब है कि अरावली के पश्चिम में अरब सागरीय नदी तंत्र है और अरावली के पूरब में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है।
और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में अपवाह तंत्र का निर्धारण कौन करती है? अरावली पर्वतमाला करती है। और इसीलिए अरावली को हम महान भारतीय जल विभाजक रेखा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वह न केवल वर्षा जल का, नदी जल का भी क्या करती है? बंटवारा करती है कि इसके पूरब से जो भी नदी निकलती है या प्रवाहित होती है पूरब में, वह बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां सब कहां जाएगी? अरब सागर में जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन जब हम राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं कि राजस्थान में अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। अब समझना यहां से, राजस्थान में तीन प्रकार का अपवाह तंत्र, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। दूसरा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। और तीसरा आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो ये ध्यान रखना, देखिए राजस्थान में अपवाह तंत्र का निर्धारण अरावली तो करती है, लेकिन अरावली राजस्थान में 2 प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्धारण करती है, एक अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। लेकिन राजस्थान में एक और अपवाह तंत्र पाया जाता है जिसे हम आंतरिक प्रवाह तंत्र कहते हैं। और पूरे भारत में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आंतरिक प्रवाह तंत्र, जो कि एक विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र है, यह पाया जाता है। और इसीलिए हमें जो प्रश्न नदियों को लेकर पूछे जाते हैं वह हमें इन्हीं 3 अपवाह तंत्र के आधार पर पूछे जाते हैं कि कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित हैं, और कौन सी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदियां। इसलिए नदियों के जितने भी प्रश्न आते हैं वह इन्हीं 3 ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र से पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम जो है राजस्थान की नदियों की अपेक्षा राजस्थान के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं, ताकि हमें राजस्थान की नदियों के बारे में क्लियर हो जाए कि कौन सी नदियां किस अपवाह तंत्र का भाग है, किस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं एक एक अपवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में कि अरब सागरीय नदी तंत्र किसे कहते हैं, अरब सागरीय नदी तंत्र की क्या विशेषता है, और अरब सागरीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। अब देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र किसे कहते हैं कि वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहां ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है, उन्हें हम अरब सागरीय नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो अरब सागरीय नदी तंत्र का अर्थ क्या होता है?
राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती, यानी कि वे नदियां, यानी राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहां ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है। अरब सागरीय नदी तंत्र कहलाता है। अरब सागरीय नदी तंत्र कहलाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र राजस्थान में कहां मिलेगा? राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र अरावली पर्वतमाला के क्या पश्चिम में, कि वे नदियां जो अरावली के पश्चिम से निकलती है या पश्चिम की ओर जाती है, वह सभी नदियां अपना जल कहां ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। अब राजस्थान में जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, यह राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो यह भी ध्यान रखना, अरब सागरीय नदी तंत्र नदी तंत्र राजस्थान का सबसे छोटा यह जो नदी तंत्र है या यह जो अरब सागरीय नदी तंत्र है, यह राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। अब सबसे छोटा अपवाह तंत्र का मतलब है कि यह राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का मात्र 16 से 17% है। यह ध्यान रखना। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 16 से 17% भाग शामिल है। यानी कि राजस्थान का कुल जो 100% अपवाह तंत्र की बात करें, जिसमें 3 आते हैं, आंतरिक प्रवाह तंत्र है, अरब सागरीय नदी तंत्र है और बंगाल की खाड़ी नदी। इन तीनों में
जो अरब सागरीय नदी तंत्र का जो प्रतिशत है वह मात्र कितना है, 16 से 17% है। और इसीलिए हम कहते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। और यह सामान्यतः अरावली के पश्चिम में स्थित है कि अरावली के पश्चिम की ओर जो भी नदियां बहती है वे सभी नदियां अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है। क्लियर हो गया। अब हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित कौन कौन सी नदियां हैं, जिसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को लेके पूछा जाता है। तो बात करते हैं राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित नदियां कौन सी है। तो देखिए अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियों में सबसे प्रमुख जो है वह लूनी और लूनी की सहायक नदियां हैं, माही और माही की सहायक नदियां हैं, साबरमती और साबरमती की सहायक नदियां हैं, पश्चिमी बनास और पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। तो बात करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र की मुख्य एवं सहायक नदियां। राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां, कि राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए इसमें आपको दो चीजें याद रखनी कि अरब सागरीय नदी तंत्र में मुख्य नदियां कौन सी हैं और मुख्य नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियां कौन सी है। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, सबसे पहला ए, लूनी नदी और इसके बाद लूनी की सहायक नदियां। लूनी की सहायक नदियों में लीलनी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जोजरी, जवाई, सागी और इसके साथ साथ इनकी लूनी की उप सहायक नदियां जैसे गुइया। तो इस तरह से यहां सभी जो नदियां हैं यहां अपना जल पहले लूनी नदी में और लूनी नदी इसका जल जो है कच्छ के रन में और कच्छ के रन के माध्यम से वह कहां जाएगा, अरब सागर में जाता है। इसीलिए इन्हें हम अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें एक तो लूनी और लूनी की सहायक नदियां। तो आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्या कि निम्नलिखित में से लूनी की सहायक नदियों का सही क्रम कौन सा है, लूनी की सहायक नदियां कौन सी है, सही युग्म कौन सा है। तो सहायक नदियों के जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वह इसी प्रकार अपवाह तंत्र से पूछा जाता है। एक तो यह क्लियर होना चाहिए कि अरब सागरीय नदी तंत्र में कौन सी नदी आती है, लूनी और उसकी सहायक नदियां। इसके बाद दूसरी जो नदी आती है वह है माही नदी। माही और माही की सहायक, माही की सहायक कौन सी नदियां हैं, जिसे एराव भी कहते हैं, लाखन है, चाप है, सोम है, झाखम है, अनास है, हरण है, भादर है। तो ये सभी जो नदियां हैं यहां किसकी है, एक और है मोरेन। ये सभी जो नदियां हैं यह माही की सहायक नदियां हैं
और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि माही की सहायक नदियां कौन सी है। तो ये ध्यान रखना, इरु या एराव, लाखन, चाप, सोम, जाखम, अनास, हरण, भादर, मोरेन, यह सभी जो है इसकी माही की सहायक नदियां हैं। और ये अपना जल माही नदी में ले जाती है और माही नदी इसका जल खंबात की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से कहा जाता है अरब सागर में जाता है और इसीलिए इसे हम अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी जो है वह है साबरमती नदी। और साबरमती नदी और उसकी सहायक नदियों में यदि बात करें तो एक तो है मानसी है, वाकल है, सेई है, हतमती है, वेतरक है, माजम है, यहां सभी जो नदियां हैं यहां साबरमती की सहायक नदियां हैं और साबरमती अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है और खंबात की खाड़ी से कहा जाता है अरब सागर में जाता है, इसीलिए इन्हें हम अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद आती है वह है डी, पश्चिमी बनास नदी। और पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियां, और पश्चिमी बनास की सहायक नदियों में एक तो है सीपू और सुकली। इस तरह से यहां सभी जो नदियां हैं यहां सभी अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। अब इसमें हमें जब नदियों के बारे में पूछा जाएगा तो एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित नदियां कौन सी है या नहीं है, तो इन नदियों के अलावा यदि कोई भी नाम आता है तो वह अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित नहीं है। दूसरा, सहायक नदियों का प्रश्न पूछा जाता है कि लूनी की सहायक नदियां कौन सी है, माही की सहायक नदियां कौन सी है, साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है और पश्चिमी बनास की सहायक नदियां कौन सी है, सुमेलित करने में भी पूछा जा सकता है। तो हमें सहायक नदियों के रूप में भी क्लियर होना चाहिए। तो यह था पूरा राजस्थान का एक अपवाह तंत्र जो कि सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जिसे हम अरब सागरीय नदी तंत्र कहते हैं। अरब सागरीय नदी तंत्र के बाद में दूसरा जो हमसे पूछा जाता है वह पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो बात करते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की। बंगाल की राजस्थान का बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अब देखिए बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र किसे कहते हैं कि वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती है या जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है उन्हें हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहते हैं। राजस्थान की वे नदियां
जिनका जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जाता है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहलाता है। यानी ऐसी नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, उन्हें हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। यानी कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित है। यानी कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जो भी राजस्थान में अरावली के पूरब में जो भी नदियां प्रवाहित होती है, वह अपना जल अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कि राजस्थान की कोई भी नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, लेकिन राजस्थान की नदियों का जल चंबल और यमुना के माध्यम से गंगा में पहुंचता है और गंगा के माध्यम से वह कहां, बंगाल की खाड़ी में जाके घिरती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली के पूरब में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती है, वे सभी कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसीलिए राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र भी स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जो है, वह राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का लगभग 23 से 24% है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 23 से 24% भाग है। कि राजस्थान का जो कुल 100% अपवाह तंत्र है, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अरब सागरीय नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और आंतरिक प्रवाह तंत्र, उन तीनों में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का जो भाग है, हिस्सा है, वह लगभग 23 से 24% तक है। लेकिन यह ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में, यह ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां
बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में है। इस कारण इसे राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कहते हैं। अब यहां पे समझने की बात है, क्योंकि जब भी हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह तंत्र है। अब आंतरिक प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि उसमें राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% भाग आता है, इसीलिए वह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। लेकिन जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो नदी तंत्र का मतलब ऐसा है कि जिसमें सबसे ज्यादा नदियां होगी, और राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां जो है वह बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, अपवाह तंत्र नहीं है। अपवाह तंत्र तो आंतरिक प्रवाह तंत्र होगा, लेकिन नदी तंत्र पूछा जाता है, यानी कि जिसमें नदियां सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में है, या जिसे हम चंबल नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा नदियां चंबल नदी तंत्र में हैं, और इसीलिए चंबल नदी तंत्र या बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियां कौन सी हैं। तो देखिए, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियां, कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियां कौन कौन सी है। अब समझना, यहां से सबसे जो है प्रमुख नदी है वह है चंबल नदी। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? वह है चंबल, और चंबल की सहायक नदियां। अब चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? बामनी है, मेज है, बनास है, सीप है, काली सिंध है, कुन्नू है, और यह सभी जो है यह चंबल की सहायक नदियां, यानी कि जो अपना जल किस में ले जाती है? चंबल में ले जाती है। इसके अलावा जो बनास नदी है, बनास की भी सहायक नदियां वह किस में आएगी? देखिए, बनास चंबल की सहायक नदियां हैं, लेकिन बनास की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? कोठारी, खारी, मोरेल, मैनाल। यह जो बनास की सहायक नदियां हैं यह भी किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी में। यहां नदियां अपना जल बनास में ले जाएगी, बनास अपना जल चंबल में,
चंबल अपना जल यमुना में, यमुना अपना जल गंगा में, और गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी। इसीलिए चंबल की सहायक नदियां भी किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी में। बनास की सहायक नदियां भी किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद है काली सिंध की सहायक नदियां। काली सिंध नदी और उसकी सहायक नदियां, काली सिंध और उसकी सहायक नदियों में है आहू और परवन। यहां भी किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद है पार्वती नदी और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रातेड़ी, अंधेरी, कोल, डूबराज, बैथली, लहासी, विलास। ये सभी जो है पार्वती की सहायक नदियां हैं, और यहां पार्वती नदी अपना जल चंबल में, और चंबल जो है वह यमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए यहां सभी जो नदियां हैं यहां किसके अंतर्गत आती है? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक और नदी है, वह है मेज नदी। इसकी सहायक नदी है कुराल। यहां भी किस में आएगी? इसी का। इस तरह से और भी कहीं नदियां आती है छोटी छोटी, जैसे मांगली डूंगरी नदी है, गणेशी नदी है, और भी कई छोटी छोटी नदियां इसके अंतर्गत आती है। और इसके बाद एक और नदी इसमें आती है, वह है बाणगंगा नदी। इसके अलावा कौन सी है? बाणगंगा नदी, जिसकी प्रत्यक्ष कोई भी सहायक नदी नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहां सभी जो नदियां हैं यहां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। चंबल और उसकी सहायक नदियां, बनास और उसकी सहायक नदियां, काली सिंध और उसकी सहायक नदियां, पार्वती और उसकी सहायक नदियां। देखिए यहां सभी जो नदियां हैं यहां पार्वती की सहायक नदियां हैं, बाणगंगा की कोई सहायक नदी नहीं है, और मेज की जो बात करते हैं तो उसकी हम कुराल पढ़ते हैं। कई जगह कुराल को अलग से भी समझाया गया है, लेकिन मेज और कुराल को हम चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। कई जगह यह भी मिलता है कि मेज कुराल जो है वह मेज की सहायक नदी है, तो कई जगह यह भी लिखा जाता है कि कुराल जो है वह चंबल की सहायक नदी है। वास्तव में मेज और कुराल जो है यह कोटा में जाकर चंबल में मिलती है, लेकिन पहले कुराल मेज में, फिर मेज जो है चंबल में मिलती है। इसीलिए हम जो है कुराल को मेज की सहायक नदी के रूप में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और है निमाज नदी भी आएगी। तो कई छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो मुख्य नदियां जो हमसे पूछी जाती है वह सभी ये नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में। तो अब आपसे प्रश्न जो बन सकता है वह यही पूछा जाएगा कि कौन सी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से है या नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं, बनास की सहायक नदियां कौन सी हैं, काली सिंध की सहायक नदियां कौन सी हैं, पार्वती की सहायक नदियां कौन सी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और कई बार विद्यार्थी जल्दबाजी में जो है बनास की सहायक नदियों को चंबल की सहायक नदियां मान के गलत कर देता है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी है और चंबल की जो सहायक नदियां उनकी सहायक नदियां कौन सी है। और इसीलिए हमने इस तरीके से अध्ययन किया है ताकि सहायक नदियों का कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। तो यह था राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र किसे कहते हैं और इसको लेके कौन कौन सी नदियों के बारे में हमें पूछा जा सकता है। और इसके बाद आता है तीसरा है आंतरिक प्रवाह तंत्र।
राजस्थान का अपवाह तंत्र में जिसे अंतः प्रवाह तंत्र भी कहते हैं। अंतः प्रवाह तंत्र। अब यहां पे समझना, आंतरिक प्रवाह तंत्र किसे कहेंगे कि ऐसी नदियां जिसका संबंध न तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से है और न ही अरब सागर नदी तंत्र से, कि राजस्थान की वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन उनका उद्गम स्थल निश्चित होता है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, उन नदियों को हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के अंतर्गत मानते हैं। देखिए बात करते हैं किसे कहते हैं। राजस्थान की वे नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता। यानी कि राजस्थान की ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है, यानी कि कहां से निकलती है यह तो क्लियर है, लेकिन कहां जाके समाप्त होगी यह निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। यानी कि यह नदियां जो है कुछ क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद मरुस्थल या मैदानी क्षेत्र में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कुछ क्षेत्र में प्रवाहित होकर मरुस्थल या मैदानी क्षेत्र में लुप्त प्राय हो जाती है, उन्हीं नदियों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। और आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों का संबंध अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से नहीं होता है, यह ध्यान रखना। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र तथा
बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नहीं होती। ये ध्यान रखना, इनका संबंध न तो अरब सागरीय नदी तंत्र से होता है, न ही बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से होता है, और इसीलिए इन्हें हम आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत या अंतः प्रवाह तंत्र के अंतर्गत एक विशेष अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। और इस कारण हम यही पढ़ते हैं कि आंतरिक प्रवाह तंत्र पूरे भारत में केवल राजस्थान में पाया जाता है या राजस्थान में है। आंतरिक प्रवाह तंत्र केवल क्योंकि भारत के जो अन्य राज्य हैं वहां पर यदि या तो आपको अरब सागरीय नदी तंत्र मिलेगा या फिर बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र मिलेगा, यानी कि वहां की नदियां या तो अरब सागर में जाएगी या बंगाल की खाड़ी में। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ एक विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र है जिसे हम आंतरिक प्रवाह तंत्र कहते हैं। और आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और इसमें आंतरिक प्रवाह तंत्र में राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% भाग शामिल है। कि यह जो आंतरिक प्रवाह तंत्र है यह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्यों है? क्योंकि इसमें राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% है। तो आप समझना, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र पूछा जाए तो आंतरिक प्रवाह तंत्र, जबकि सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछा जाता है तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। क्योंकि स्टूडेंट नदी तंत्र और अपवाह तंत्र को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो ये ध्यान रखना अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा है आंतरिक प्रवाह तंत्र, क्योंकि वह कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% है। लेकिन सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछा जाता है तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नदियां हैं। क्लियर हो गया? अब हमारे यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र, जो कि एक विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र केवल राजस्थान में है, तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदियां कौन सी है? तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदियां। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र से तंत्र की कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां जो है वह इस
आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो देखिए, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में सबसे पहले है गग्गर, इसके बाद है कांतली, काकनीय, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा, खारी और खंडेल। ये जितनी भी नदियां हैं, यह सभी नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित हैं। और यदि आपसे कई बार प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदियों का सही युग्म कौन सा है, तो ये जो नदियां हैं गग्गर, कांतली, काकनीय, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा, खारी और खंडेल, यह सभी आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा किसी भी और अन्य नदी का नाम हो तो उसका संबंध आंतरिक प्रवाह तंत्र से नहीं होगा, या तो वह अरब सागरीय नदी तंत्र से होगी या फिर वह बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से होगी। तो इस तरह से हमें आंतरिक प्रवाह तंत्र को लेकर जो पूछा जा सकता है उसके बारे में अध्ययन किया कि आंतरिक प्रवाह तंत्र क्या होता है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की क्या विशेषता है और आंतरिक प्रवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं। तो इस तरह से राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है और 3 प्रकार के अपवाह तंत्र में जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया और इन नदियों को आधार बनाकर ही हमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी अरब सागर से संबंधित है, कौन सी बंगाल की खाड़ी से है और कौन सी आंतरिक प्रवाह तंत्र से। और जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझ रखा है उसको क्लियर भी होगा कि सहायक नदियों का कोई भी प्रश्न आएगा तो वह इसी के आधार पे पूछा जाएगा। देखिए, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां जो है इनकी कोई सहायक नदियां नहीं है, इसका मतलब सहायक नदियों का प्रश्न कभी भी आंतरिक प्रवाह तंत्र से नहीं आता है। यह किससे आता है, या तो आएगा बंगाल की खाड़ी और या फिर आएगा अरब सागर से। तो कुछ चीजें हमको जो है इस फ्लो चार्ट के आधार पे समझनी है कि सहायक नदियों का प्रश्न कौन सी नदियों से पूछा जा सकता है, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में मुख्य नदियां कौन सी है, आंतरिक प्रवाह तंत्र में कौन सी नदियां कौन सी है, और सहायक नदियां मुख्य नदियों को लेकर जितने भी प्रश्न आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियों को समझने की कोशिश की कि राजस्थान में कितने प्रकार की नदियां हैं और उसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।